नमस्ते सभी को। और जैसा कि हम सब परिचित हैं कि मधु जी और सुमधुरा की पूरी टीम लगी हुई है और 5 हफ्तों से ये व्याख्यान माला कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स को और बच्चों को हेल्प मिले। ये जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम और मार्क्स, ये 2 चीज़ें इतनी हावी हो चुकी हैं सभी की ज़हन के ऊपर कि इसके अलावा किसी को जीवन में कुछ दिखता नहीं, उद्देश्य दिखता नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कंट्रोल कर लेती हैं और ये इस हद तक कंट्रोल कर लेती हैं कि बच्चे कोई इस तरीके का कदम उठा लेते हैं कि पूरा परिवार उसे झेल नहीं पाता और छोटे-छोटे बच्चों का जीवन है। तो पिछली जर्नी में हम लोगों ने ये देखा कि जब हम कहते हैं कि बच्चों को ये करना है, सारा ओनस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कर्तव्य आ जाता है बड़ों पे, क्योंकि बच्चे होते हैं बच्चे तो वही होते हैं जो घर घर होता है, परिवार होता है, उनके माँ-बाप होते हैं और जो वातावरण होता है। तो हम लोग अलग-अलग विविध स्पेशलिस्ट को बुला के और वो स्पेशलिस्ट अलग-अलग आयामों पे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम जब अपने आप से सोचते हैं तो हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में चलता है। जब अलग-अलग कई लोग व्याख्यान देते हैं, तो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से निचोड़ निकल सकता है। तो उस निचोड़ तक हमें पहुँचना है जिससे कि हम अपनी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सहायता कर सकें। तो इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ राखी जी को। राखी जी हाँ जी। आप आएँ और अपना हाँ जी। व्याख्यान। हाँ जी, मेरा नाम राखी शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूँ और मेरा सभी को बहुत-बहुत नमस्कार और सबका मैं स्वागत करती हूँ। हाँ जी। आज का जो टॉपिक मुझे मिला है, जो मैं आप लोगों सबसे शेयर करना चाहूँगी, वो है आईक्यू, ईक्यू एंड एसक्यू, जिसके बारे में कई हद तक हम लोग करते हैं, बट थोड़ा-सा मैं इस पे एनलाइटमेंट डालना चाहूँगी, जिससे आपको और क्लियरली पता चले कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो आईक्यू जैसे कि सभी जानते हैं इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट होता है, ईक्यू इमोशनल क्वोटिएंट होता है और एसक्यू सोशल क्वोटिएंट होता है। ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ जब ये सही रेशियो में चलती हैं तो एक फुली फंक्शनल पर्सन बनाने में हेल्प करती हैं। चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, जब ये तीनों चीज़ें साथ काम करती हैं, तो वो अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर गोल की तरफ लेके जाते हैं और अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने की कोशिश में रहते हैं। अब ये सभी की उम्र में ज़रूरी होता है, जैसे कि बच्चे और जवान बच्चे, उसके बाद बड़े लोग और उसके बाद एज़ ए एल्डरली पीपल आल्सो, मतलब ये हर फ़ेज़ में काम करता है। और जैसे कि हम बात करेंगे आईक्यू की, तो आईक्यू है क्या? आईक्यू जैसे सबको पता है कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है हमारे अंदर, रीज़निंग कैपेसिटी आती है, जो डील विद कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है उससे डील करने में काम आती है। कॉग्निटिव एबिलिटी आती है जिसमें हम जैसे बच्चे याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव एबिलिटी में आती हैं। तो मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लर्न टू अंडरस्टैंड, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस चीज़ को हम कॉग्निटिव बोलते हैं और उससे आईक्यू पता चलता है। अब एक जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो 100 होता है और 100 से नीचे, लेकिन 70, लाइक 70 से भी नीचे जाता है तो रिटार्डेशन में आ जाता है। तो हम जब कहते हैं कि मेंटली रिटायर्ड है कोई भी इंसान, अगर उसका आईक्यू 70 से नीचे जाएगा तो वो मेंटली रिटायर्ड माना जाएगा। तो वो चीजें नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल आईक्यू का बच्चा कर सकता है। 100 से ऊपर अगर आईक्यू जाता है तो वो फिर जीनियस बच्चा माना जाता है, जैसे कि 120, 130, 150, 60 चला गया। तो कुछ बच्चे हैं जो ब्लेस्ड हैं और होते हैं दुनिया में, जो बहुत ही जीनियस होते हैं, तो उन लेवल अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे ईक्यू के बारे में, बिकॉज आईक्यू होता है जहां हम सीखते हैं। अब ईक्यू होता है इमोशनल क्वोटिएंट, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। बिकॉज अगर ये हमारा अच्छा होता है तो हम इससे अपने रिलेशंस को अच्छा रख पाते हैं, चाहे वो रिलेशन घर में हो, बाहर हो, ऑफिस वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो तो वो हमारे इसलिए काम आता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका आईक्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका ईक्यू अच्छा नहीं है तो वो वर्क स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, लोगों से अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा, अपनी फ्रेंडशिप नहीं रख पाएगा। इवन घर में जो रेगुलर जो घर में हमारे संबंध होते हैं एक दूसरे से, वो भी अच्छा नहीं रख पाएगा, हेल्दी नहीं रख पाएगा, बिकॉज उसका ईक्यू अच्छा नहीं है।
तो मेनली EQ होता है हाउ टू इंटरप्रेट अवर सेल्फ, कैसे अपने आप को जानना, वेयर अवर इमोशन अराइज फ्रॉम, हमारे जो इमोशंस हैं, बिकॉज इमोशनल क्वेटेंट है तो इमोशन से ही रिलेटेड बातें रहती हैं उसमें, तो हमारे इमोशंस ही हैं जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, वरना एक एनिमल और ह्यूमन में फर्क है, क्योंकि एनिमल्स में इमोशंस नहीं होते और हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, बट यही इमोशन एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम परेशान रहते हैं। तो उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना वो EQ में आता है। अब जैसे कि रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस आवर ओन इमोशंस एंड टच। अब इसका बेसिक लैंग्वेज ले में तो EQ इसको कहते हैं कि अपने इमोशंस को भी पहचानना, इवन दूसरों के भी इमोशंस को पहचानना, उसको हम EQ कहते हैं। अगर कोई दूसरे के इमोशंस को पहचान पा रहा है, इसका मतलब उसका EQ अच्छा है। जब भी वो उसी हिसाब से फिर बात करेगा, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, एक्शन लेगा, क्योंकि वो दूसरे को भी समझ पा रहा है। अब जैसे कि इसमें 5 पिलर्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, जो लोगों को फेस करने होते हैं। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस पहला पिलर है, जिससे, अब सेल्फ अवेयरनेस जो चीज है वो क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस होता है यू रिकॉग्नाइज योर ओन इमोशन एंड हाउ योर इमोशन एंड एक्शन द पीपल अराउंड यू। अगर आप बेसिक लैंग्वेज में देखें तो सेल्फ अवेयरनेस मीन सेल्फ से अवेयर होना। जैसे कि सपोज आज मैं रोहिणी में हूँ और रोहिणी से मुझे पीतमपुरा जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या रूट है, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी, मीन्स अवेयर। तो आप अगर अपने इमोशन से अवेयर हो रहे हैं तो मीन्स यू आर सेल्फ अवेयर। आप अपने आप से अवेयर हो रहे हैं मीन्स यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ। क्या ये जैसे नहीं नहीं, ये कि क्या है? उसका पर्दे का है। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं। एक, जब हम पेपर पे जनरलाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, तो हमें पता चलता है कि हम किस चीज में बहुत परफेक्ट हैं और क्या चीज हम अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम वीकनेस लिखते हैं तो हमें पता चलता है सुनो, क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी ट्रांसपोर्ट होती है। मेरे कोई सेकंड बात। है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल वहां काम आता है कि जब आपको पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, मीन्स आपके इमोशंस आपको पता चल रहे हैं, तो उसको कैसे अब कंट्रोल जब दो करना है। जब लाइक बहुत तरीके होते हैं कि हम अपने गुस्से को, दुख या रिग्रेट को, इन चीजों को, ये जो इमोशंस है हमारे अलग अलग, उसको हम मैनेज कर पाए। अगर हम वो एक बार स्किल आ गई हमारे अंदर कि हमें उनको किस तरह से मैनेज करना है, तो हम कमांड ले लेते हैं इमोशंस की। इसलिए वो हमें परेशान नहीं करते और ऐसा एक्शन नहीं करते जो हम नहीं चाहते कि वो हो, और बाद में हम गिल्ट फील करें, तो वो चीज नहीं आती। नेक्स्ट होता है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स जब हम किसी को समझने अच्छा ये की, जब बताओ, कोई भी ये हम गद्दे कोशिश आपके करते काम हैं, आएंगे जैसे क्या? कोई हमें, हाँ? एक सेकंड भाभी, म्यूट कर कब लेके दीजिए जाओगे? भाभी, भाभी म्यूट कर दीजिए। आपको सपना जी के पास से अच्छा अच्छा, ओके। empathy means you are aware and sensible to other आप भी कर सकते feelings हैं and मधु, needs। एक सेकंड में म्यूट कर देती हूँ। किसको म्यूट करना है पर पहले ये बताइए। अनिल म्यूट अनिल ऑल कर दूं? अनिल करने वाला। म्यूट किसको? ऑल कर दीजिए दीजिए, जिनको खोलना होगा कॉल खोल करोगे तो लेंगे। फिर आप भी म्यूट हो जाएंगे। फिर आपको खोलना पड़ेगा। वन हाँ हाँ, सेकंड। खोल लीजिए। डू यू वांट मी टू म्यूट? अब शायद अब सब म्यूट पे है। आई थिंक सभी सभी लोग म्यूट पे हैं। आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ हाँ, रही है सबको? आ रही है आपकी, आ रही। ठीक है। तो empathy is you are aware and sensible to other people feeling and needs। You are able to pick up an emotional cues and see from other perspective, means दूसरे के जूते में पैर डालना। अगर आप लेमैन लैंग्वेज में देखें, कोई आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो आप उसको बहुत धैर्य से सुनते हैं और समझते हैं, और उसकी प्लेस पे रख के अपने आप को देखते हैं कि अगर मैं सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। तो उस भावना से जब आप सुनते हैं, उसको एम्पैथी कहते हैं। सेकंड थिंग इज सिंपैथी। तो सिंपैथी में क्या होता है, आप उसके संग बहने लगते हैं आंसुओं में, वो नहीं करना। लाइक अगर वो रो रहा है तो आपको उसको संभालना है, और जो करना है उसको सोल्यूशन देना है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। मीन्स यू आर अवेयर विद योर सेल्फ। उसके साथ नहीं जाना है क्योंकि वो तो प्रॉब्लम में है। अगर हम उसके साथ ही उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उसको सोल्यूशंस कब दे पाएंगे? तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। Now motivation, you are self motivated by your aspiration and goals,
not by rewards such as such as money and prestige. You also have the ability to motivate other to achieve their goal. Means motivation हमारी लाइफ में इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल, या जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, आप वो भी कह सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हम ये बने या ये करें समाज के लिए, तो वो आपकी पर्सनल मोटिवेशंस होती हैं। तो आप लाइफ में अगर मोटिवेटेड रहते हैं, मीन्स योर एबिलिटी है कुछ जो आप कुछ कर सकते हैं या आपके पोटेंशियल है, तो उसको हमेशा जिंदा रखें, मोटिवेट रहें, और इवन जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी मोटिवेट करते रहें कि आप क्या चाहते हैं, तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो मोटिवेशन रहने से लाइफ में आपको एक गोल रहता है कि अब ये मुझे करना है और अब वो मुझे करना है। लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। बच्चों को भी ऐसे ही आप अगर पढ़ाई में करवाएं तो उनको बहुत बेनिफिट रहता है, बिकॉज जैसे छोटे गोल होते हैं, जैसे छोटे असाइनमेंट होते हैं स्कूलों में, असेसमेंट होते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं, वो उनका फाइनल गोल होता है, मीन्स लॉन्ग गोल होता है। तो इस तरह से अगर हमारी लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल हम सब लोग बना के चले तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। इसीलिए मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अब मोटिवेशन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भी वो एक मोटिवेटेड ही रहते हैं आप उसमें, कि आप मुझे अमरनाथ जाना है या मुझे कहीं पे घूमने मनाली जाना है, तो एक आपका लाइफ का मोटिवेशन है कि भाई मेरा गोल है, मुझे वहां जाना है, पहुंचना है, तो आप उससे मोटिवेटेड रहते हैं और खुश रहते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्किल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि सोशल स्किल लाइफ में कितनी जरूरी है। क्योंकि सोशल स्किल में हम वो स्किल सीखते हैं कि लोगों को तरह से बात करना, लोगों से इंटरेक्शन अच्छे से रखना, लोगों की बातें सुनना, समझना, अपनी भी बात बोलना। मीन्स एक तरह से सोशल स्किल को आप बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोले तो वो होगा कि लोगों की वैल्यू करना, इंसानों की वैल्यू करना। जैसे कि बच्चों के मम्मी पापा या मम्मी पापा बच्चों को, दोनों ही तरफ से होता है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे की वैल्यू करेंगे तभी तो सोशल स्किल डेवलप होगी। और बाहर जाके भी जब वो घर में वैल्यू करेंगे, नेचुरली बाहर भी वैल्यू करेंगे, बिकॉज वो टाइम वो घर में भी दे रहे हैं तो बाहर भी देंगे, एक दूसरे के रिश्ते को समझेंगे। एक सोशल स्किल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्रिटिसिज्म। जैसे कि घर में हम बच्चों को कुछ कहते हैं तो बच्चे उस चीज को किस तरह से लेते हैं वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम उन्हें ये समझाएं कि बेटा अगर हम आपको कुछ कह रहे हैं तो हम आपको नहीं कह रहे हैं, आपकी जो बिहेवियर है, जो एक्शन आपके पास से आ रहा है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। बिकॉज बच्चा वही है जो पैदा हुआ और बड़ा हो रहा है, बच्चा वही है। बच्चों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, जो वो ले रहे हैं और चेंजेस दिखा रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म को हम किस तरह से लेते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि टीचर जब बच्चे को कहती है तो वो एक अच्छा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि वो सिखा रही है। लेकिन वही अगर उनका पीयर ग्रुप अगर उनको कुछ छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो एक अलग तरीके का होता है, क्योंकि वो उनको परेशान करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये डिफरेंस हमें बच्चों को बताना पड़ता है। अब कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपने आईक्यू को डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयर जो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये लिखवा के देखिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और उसके ऊपर वर्क करिए। सेल्फ रेगुलेशन में ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो ब्रीथ करके उसको नॉर्मल किया जा सकता है, एक पॉज देना चाहिए। ये हर किसी के लिए होता है, चाहे घर में लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, कोई भी हो। अगर ये टेक्निक लोगों को आ गई कि जब गुस्सा आ रहा है तो पॉज ले और फिर उसके बाद सोचें कि क्या इतनी बड़ी बात थी जिसमें रिएक्ट करना चाहिए था। बिकॉज जब हम रिएक्शन दे देते हैं और उसके बाद गिल्ट फील करते हैं तो दैट इज नॉट गुड। तो टेक अ पॉज एंड देन थिंक कि व्हाट इज द राइट एक्शन एंड राइट वर्ड टू से, वो सही मौका भी होना चाहिए। कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल वैल्यू, प्रायोरिटी एंड पैशन हमारे अंदर जिंदा रहे, उस पर वर्क करना चाहिए। एम्पैथी में लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई हमें कुछ बता रहा है तो हम अच्छे से सुने, समझें, फुल अटेंशन दें, अंडरस्टैंड करें उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद सोशल स्किल में जो मैंने बताया, बिल्डिंग रेपो, एक रेपो बनाए, ट्रस्ट बनाए लोगों के बीच में अपने आप में, जिससे वो बढ़े। अब लास्ट है एसक्यू। एसक्यू में सोशल स्किल। सोशल स्किल्स में फिर से वही आ जाता है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से रेपो बनाते हैं, किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं। तो मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट विद पीपल, यूज टू मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। एंड इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल मीन्स एक दूसरे से बात करना,
और इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्शन द फीलिंग, थॉट एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल इन सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशंस जब होती हैं उसमें आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड पीपल, एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप सबके घरों में होती है। घरों में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उसको हम कैसे मेंटेन करके चलें वो हमें सोशल स्किल सिखाती है। बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट सिचुएशन रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमारी सोशल कंटेंट को हम हेल्दी रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, इसमें अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो वो बाद में कोई भी पूछ सकता है। मधु जी, आज के सेशन में यही था, अब आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राखी जी। हमारे साथ जी थैंक यू मैम। डॉक्टर शिवाली हैं। डॉक्टर शिवाली सेवा समर्पण पत्रिका की संपादक हैं और एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वयं सिद्ध होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शिवाली बताएं अपनी सफलता के बारे में। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे साथ बहुत से वक्ता, मनोवैज्ञानिक और समाज सेवी जुड़े हुए हैं, वो सब भी ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें। जी डॉक्टर शिवाली। सभी को नमस्ते। जी जैसा कि मधु दीदी ने बताया, मैं सेवा समर्पण पत्रिका निकलती है सेवा भारती दिल्ली से, वहाँ की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ और एक हर मंथली पत्रिका निकलती है उसकी संपादक हूँ। उसके साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ मैं। उसके बाद आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, उसकी मैं सदस्य हूँ और कई लाइब्रेरीज और कई बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मेरे पास मेंबरशिप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ग्रेजुएशन में और थ्रू आउट डिस्टिंक्शन, थ्रू आउट टॉपर MA BA MPhil में रही हूँ और कई सोसाइटीज़, कई कमिटीज़ मेरे पास हैं इस वक्त कॉलेज में, जिसमें थिएटर है, ड्रामा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। अभी इतना सब मैंने अपने बारे में क्यों बताया, मैं बहुत शॉर्ट में भी अपनी बात कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का समय, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा वो इतना सरल नहीं रहा। ये जो सफलता दिखती है कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर है या कोई सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य है या बहुत सारे NGOs के साथ में काम कर रहा है, उसका जो एक सफ़र रहा है वो उतना सफल और उतना आसान नहीं रहा। असफलताओं से पहुंच के सफलता तक कैसे हम आज से, उसका एक उदाहरण आपके सामने। जब 10th के बाद सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया, बिकॉज 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे समाज का एक बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे कि जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं वो सब साइंस लेते हैं। रुचि जानना ना जानना इतना शायद अनिवार्य नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हम बना देते हैं। तो मैंने भी साइंस सब्जेक्ट ले लिया और जब साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके बाद 2 ही राहें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सोचते हैं कि जाएंगे, या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग। मैंने भी इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी और बहुत ही पढ़ते मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं बहुत एवरेज चाइल्ड रहूँगी। जो मुझे कला के क्षेत्र में मुझे लिखना अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर अच्छा लगता था, हिस्ट्री अच्छी लगती थी, सोशल साइंस अच्छी लगती थी, वो कहीं पीछे छूट गया और बहुत टेक्निकल, बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल फील्ड में मेरी एंट्री हुई है। मुझे उसी वक्त वही सब कुछ पढ़ना पड़ता था। खैर, मैं 2 साल जूझती रही अपने सब्जेक्ट से और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए 12वीं के बाद। 11वीं मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब रहा, 12वीं में मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब रहा CBSE का, और उसके बाद मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए जिसमें अच्छे जो संस्थान हैं, IIT हो गया या बाकी जो संस्थान हो गए, उसमें मेरा नंबर नहीं आया क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, उतना इंटरेस्ट भी नहीं था साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और 2 साल में मैं ये बात समझ भी गई थी, तो कहीं नहीं आया। फिर भी एक दो जगह मैंने क्लियर किया। मैंने एडमिशन की फीस भी जैसे तैसे पे करवा दी अपने पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स बहुत संभ्रांत परिवार के उस वक्त नहीं थे, बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त नहीं थी कि बहुत हम पैसा दे के बहुत अच्छी जगह पढ़ सकते थे, फिर भी मैंने कोशिश करी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग मेरे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊँगी।
और कोई भी बच्चा होता उस वक्त मेरी जगह तो शायद बहुत सेटबैक फील करता लाइफ में, लेकिन किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद करी। बस उन्होंने एक ही बात कही कि जो करना है करो बेटा, लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती। 12वीं के बाद मैंने कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और सोचा कि ठीक है, मुझे अल्टीमेटली तो आईएएस ऑफिसर बनना था, यूपीएससी क्लियर करना था। तो यूपीएससी के लिए अब क्या सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, क्या एक हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, चलो इसमें देख लेते हैं। अब एक साइंस स्टूडेंट 12वीं तक जिसने साइंस पढ़ी है वो बीए में ले लेता है पॉलिटिकल साइंस, जिसका उसको पी भी नहीं आता, क्योंकि उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। और पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया, दौलत राम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। और एडमिशन की प्रक्रिया भी मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं थी, क्योंकि मैं 12वीं के बाद अपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में लगी रही थी। लेकिन क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी थी, डिबेट्स में, ड्रामेटिक्स में, डांस में और एक्सटेम्पोर्स में, तो मेरे पास सर्टिफिकेट्स बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, पूरी मोटी मोटी फाइलें थी। तो उनकी वजह से मुझे किस तरह से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये रहा कि हाँ भी मुझे लाइफ में कुछ करना है, और ठीक है अब नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, मैं इससे डील करूँगी और मैं कुछ करूँगी। 3 साल ग्रेजुएशन के निकले, बहुत अच्छे निकले। मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम भी करे, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कलाएं सीखी, डिबेट्स करी, थिएटर किया 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ में, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और फिर मैंने यूपीएससी के एग्जाम्स भी दिए, एमए के साथ साथ मास्टर्स में भी मैंने टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन ले लिया, उसके साथ मैंने यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, बहुत अच्छी तैयारी। लेकिन सफलता ने यहाँ भी दामन नहीं छोड़ा और मेरा अटेम्प्ट विफल हो गया, मुझे नहीं मिल पाया, यूपीएससी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और उसके बाद मुझे ये लगा कि अब क्या बार बार तैयारी की जाए या एकेडमिक्स परस्यू किया जाए। तब तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे बीए और एमए तक मैं समझ चुकी थी कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगने लगा है। और ठीक है, बहुत अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है, लोगों ने बहुत फोर्स किया, अरे क्या रखा है इन बातों में, क्या ये एकेडमिक्स में रखा है। देखो, जो सफल बच्चा होता है ना, वो तो सिर्फ इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या फिर आईएएस ऑफिसर बनता है। तो हमने सफलताओं के जो पैमाने गढ़ रखे हैं, मुझे भी बहुत प्रेशर मिला, मुझे भी बहुत समझाया, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स तक ने मुझे समझाया कि देखो सफलता इसी रास्तों से मिलेगी, इन पे मत जाओ। मैंने फिर भी एकेडमिक्स ही परस्यू किया, मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, नेट किया, यूजीसी नेट किया। और मात्र 22 वर्ष की उम्र से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ। मात्र 22 वर्ष की उम्र में मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पहली बार मुझे असाइनमेंट मिला पढ़ाने का, और तब से मैं पढ़ा रही हूँ। तब से लगातार टचवुड एकेडमिकली मुझे काफ़ी अच्छा मिला। परमानेंट जॉब मिली नहीं लगी, परमानेंट जॉब मुझे अभी लास्ट ईयर मिली है 2023 में। 15 साल तक मैं एडहॉक रही, एक इतना अच्छा करियर वाला स्टूडेंट एडहॉक रहा। तो असफलताएं असफलताएं असफलताएं, चेंज ऑफ स्ट्रीम रहा। अब बात आती है कि इस दौरान ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी टूटी नहीं होंगी या कभी पीछे नहीं गई होंगी या कभी बहुत बुरे बुरे डिप्रेसिव थॉट नहीं आए होंगे या छोड़ देने का मन नहीं किया होगा, भाग जाने का मन नहीं किया होगा, या समाज ने खिल्ली नहीं उड़ाई होगी, दोस्तों ने नहीं उड़ाई होगी, रिश्तेदारों ने नहीं उड़ाई होगी, डाउट नहीं किया होगा। लेकिन ये यहाँ रोल आता है हमारे परिवार का, हमारे टीचर्स का, हमारा खुद का, कि हम अपने आप को जो सेट पैमाने हैं पहले तो उनसे निकाल करके सोचें। हर बच्चे में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, हर बच्चे की इंटेलिजेंस, हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे अलग होती है। तो हमें अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही करती हूँ, किसी भी प्रकार का उन पर दबाव ना बनाएं कि आप यही करें, ये सफलता के पैमाने, वो देखो कितना कमा रहा है, वो देखो बड़े एमबीए कर लिया, उसने देखो डॉक्टरी कर लिया, वो कितना अच्छा पैकेज है। ये पैकेज की दुनिया, आडंबरों की दुनिया, मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा हमें अलग हटकर सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा कविता लिखता हो सकता है वो कोई बहुत अच्छा नाटककार हो सकता है कोई बहुत अच्छा पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, स्कल्पचर्स अच्छे बनाता हो, कोई डिजाइनिंग अच्छी करता हो। तो अनकन्वेंशनल फील्ड्स में, वोकेशनल फील्ड्स में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, रास्ता थोड़ा लंबा होगा, दबाव थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अच्छे कोर्स शायद ना ऑफर कर रही हूँ, आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बच्चा सफल रहेगा, खुश रहेगा, वो पा लेगा अपनी सफलता। तो सफलता के बीच बहुत सारी असफलताएं होती हैं, और उसमें एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ फ्रेंड, एज अ नोन टू, एज अ नेबर, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम कभी भी किसी को हतोत्साहित ना करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। दूसरा मौका, तीसरा मौका जिंदगी देती है, हम लें, हम स्वाभिमान को अपने साथ रखें, हम अपना 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 धैर्य ना खोएं,
और सोचें कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोचें कि हम सफलता पा ही लेंगे, जब हम इस राह पर निकल पड़े तो पा ही लेंगे। और अगर आपको किसी वक्त ये लगता है कि मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, या मेरे बच्चे बहुत ट्राई कर रहे हैं और लगातार उस फील्ड में उसको असफलता मिल रही है, तो उसको समझाएंगे देखो और भी राहें हैं, ये नहीं कि राह यहाँ बंद हो जाती है आपकी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल पीपल फॉर बैक बेंचर्स। सो नंबर क्राइटेरिया, हमेशा ग्रेड, ये सिर्फ आपकी सफलता का पैमाना नहीं है। अगर आप मेरे 11th-12th की मार्कशीट उठा के देखिए तो एक प्रोफेसर की मार्कशीट नहीं वो मैच करेगी। लेकिन हमेशा ग्रेडिंग में बात करना, परसेंटेज में बात करना, असफलता सफलता की बात करना, टॉपर्स से हमेशा कंपेयर करना, ग्रेडिंग से कंपेयर करना, ये हमें थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन साइकोलॉजी की थोड़ी वैल्यू हमें करनी पड़ेगी। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, सबकी सोच, सबके शौक अलग हैं। उनमें से ही हमारा करियर निकल सकता है, उनमें से ही हम सफल हो सकते हैं। तो बस मैं आप सबसे अपने उदाहरण से सिर्फ ये समझाना चाहूंगी कि बहुत असफलता देखी मैंने, बहुत भीषण असफलता देखी। कई बार ऐसा लगा कि मैं शायद किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। लड़कियों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कई बार, वैसे भी समाज बहुत दबाव देता है कई तरह का, और सामान्यतः और बच्चों के लिए। तो ये मैड रेस में हम अपने बच्चों को, हम युवा पीढ़ी को ना दौड़ाएं। और जैसा कि मेरे से पहले अभी आप हमारी साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि सोशल इंटेलिजेंस या सोशल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे भारत में ही नहीं, यूरोप में भी एक टर्म है इसके लिए, सोशल कैपिटल। ये भी कैपिटल है, पूंजी है। मुसीबत के समय कितने लोग आपका फोन उठाते हैं, कितने लोग समाज में आपको जानते हैं, कितने ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो, कितने लोगों से आपकी बातचीत है, आप बीमार पड़ते हो तो कितने लोग आपको मिस करते हैं। दिस इज सोशल कैपिटल। कैपिटल हम वास्तव में समझते हैं कि सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति है, पर सबसे बड़ा कैपिटल है सोशल कैपिटल। तो कुछ लोग सोशल कैपिटल में पीछे रह जाते हैं, बेशक वो बहुत सफल दिखे। तो हमें वो सोशल कैपिटल को बढ़ाने की बात बच्चों को सिखानी है, बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी। कंपेयर तो कतई नहीं करना, वो ऐसा तू ऐसी, तेरे काम, उसको देख इसको देख। हम क्यों देखें किसी को, हम अपने आप को देखें, और हम उन लोगों को देखें जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो चीजें कुछ पाई हैं। ठीक है, थोड़ी देर लग सकती है, ठीक है, थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथ हो सकता है, लेकिन हम बर्डन नहीं डालें किसी भी तरह का। हम डिप्रेसिव थॉट, सुसाइडल टेंडेंसीज से बचें। बहुत सारे बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे कॉलेज में बच्चे हैं, फिर हम उनको हॉस्पिटल्स में मिलने जाते हैं, हम उनके घर पर उनसे मिलने जाते हैं, और बड़ा दुख होता है। 17-8 साल की लड़की, 18-19 साल की लड़की, और इतनी यंग, यूथफुल, इतनी नॉलेज, इतनी एनर्जी वाली, और वो डिप्रेसिव थॉट में पड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये हो गया, वो हो गया, मेरा जीवन खत्म है। तो ये यूथ हमको अपना बर्बाद नहीं करना है, ये लाइफ हमें अपनी बर्बाद नहीं करनी है, सिर्फ एक प्रेशर में आके। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, मेरा सबसे एक आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि लाइफ बहुत बड़ी है। लगता है आज की असफलताएं बड़ी हैं, हम डर गए, हम घबरा गए, या क्या करेंगे, तो हम उसको एक तो सेट लाइफ फ्रेम में अपनी चीजों को ना देखें कि 18 साल में ये, फिर 20 साल में ये, फिर 25, ये 24 साल तक जॉब, फिर 25 साल में शादी, फिर 27-28 में पहला बच्चा, 30 में दूसरा। ये सेट पैटर्न प्लीज हम देखना भूल रहे हैं। ये सबकी लाइफ का एक अलग ग्रोथ पैटर्न होता है। हम ये दबाव डाल डाल के, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल डाल के अपने बच्चों को मजबूर ना करें, बाध्य ना करें कि आप भी ऐसा ही सोचें। हो सकता है कोई बच्चे ये ना सोचते हैं, उनकी जो लाइफ की क्लॉक हो, उनकी जो दिमाग की क्लॉक, वो शायद वो इतनी क्रिएटिव हो कि इस क्लॉक से परे चले जाए। तो हम समझाएं अपने बच्चों को, सही रास्ता दिखाएं, लेकिन उन पे अत्यधिक दबाव ना डालें। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा अवसाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, बार बार अपने आप पे डाउट करता है, तो समझे इसमें कहीं हमारी भी गलती है। समझे कि हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव बात करें, ऑप्टिमिस्टिक बात करें, सेकंड चांस की बात करें। जो फेलियर से निकल कर लोग ऊपर आए हैं उनके उदाहरण दिए जाएं, जिस चीज में उसको रुचि है उसके उदाहरण दिए जाएं, उसकी तरफ उसको प्रेरित किया जाए। बेशक उसमें पैसा कम हो, बेशक आपको लगे कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बच्चा खुश रहेगा, सफल रहेगा, परिवार अच्छे रहेंगे, और खुशियां हमारे तरफ। तो अब अपने उदाहरण से आज बस मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि मुझसे अगर कोई मैं किसी की मदद कर सकूं, मैं अधिकतर करती हूँ। बच्चे आके मुझे बताते हैं कि मैम हम इसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, उसमें, तो मैं कहती हूँ देखो मैं तो बहुत फेलियर देख कर आई। तो ये सरकारी नौकरी जो मुझे मिली, या जो भी आज मुझे संस्थाओं का मनोनीत सदस्य बनाया जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी दुख भरी कहानी है। तो फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, पर्सनली किसी से बात कर पाऊँ, तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, मेरा उदाहरण दे सकते हैं, मैं बात करने को भी तैयार हूँ। लेकिन एज अ नागरिक भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम
असफलता से घबराए ना, किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। जो हम काम कर रहे हैं उसमें खुश रहें, और जो अपने बच्चे हैं, अपनी युवा पीढ़ी है, उस पर भी अत्यधिक मानसिक दबाव, आर्थिक दबाव ना डालें। देख तेरे पे इतना खर्च किया हमने, तूने क्या करके दिखा। इस तरह की बातों से बच्चों का मन टूटता है। तो उनको जरूर प्रेरित करें और अच्छे बुरे की समझ दें, वो हमारा ही काम है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि बच्चों पर अत्यधिक मानसिक दबाव। कोटा राजस्थान में बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं, कई बच्चे बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, आईटी की परीक्षा में फेल हुए, बिल्डिंग से कूद गए, ट्रेन के नीचे आ गए। तो ये हम अपनी युवा शक्ति को ऐसे ट्रेनों और बिल्डिंगों के कूदने के हवाले नहीं कर सकते। कारण यही है कि बहुत एग्जामिनेशन का प्रेशर है, बहुत सफल होने का प्रेशर है। इस सफल होने के प्रेशर्स को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और हम ये सोचें कि हमें एक खुश देश चाहिए, खुशहाल देश चाहिए, एक उन्नत देश चाहिए, एक उन्नत राष्ट्र, उन्नत समाज चाहिए, जिसमें इस युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल है। तो अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और जब प्रश्न उत्तर के समय कुछ बात होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आप कुछ पूछें। जी मधु जी। सल्यूट आपको, क्योंकि स्वीकार्यता ये बहुत बड़ी बात है एक व्यक्तित्व में कि उस चीज को आप स्वीकारें। और ये सभी को पता है कि सफलता कभी भी पुष्पों से सज्जित मार्ग नहीं होता। अनिल जी भाई साहब हमारे साथ हैं, सपना जी हैं, राज खंडेलवाल हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक और प्रखर वक्ता ही हैं और मोटिवेशनल गुरु भी हैं। अनिल जी, आपने जो बात बताई थी 100% मार्क्स वाली, मैं चाहूंगी कि बहुत संक्षेप में आप